हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ स्टडी मंत्रा एस के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा जो अभी सेशन चल रहा है ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर मतलब जो जो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से, उसकी मैं हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उसे कर रहा हूँ। और ये JSSC CGL एक्साइज कांस्टेबल अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का दैट मीन्स कि झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस एंड अदर स्टेट का भी अगर कोई आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए लाभदायक होगा। ओके, और साथ ही साथ PCS में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसकी एक की जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित हो जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क का, या नंदा देवी, न्योरा या नामदफा। ओके, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किसकी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय से उत्तर ध्रुवीय और शीतोष्ण जलवायु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर, कंचनजंगा। और दोस्तों हम लोग एक नए अंदाज के साथ अभी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, बहुत ही रेयर होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने उससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे यू कैन से दैट इन द पॉइंट ऑफ व्यू मल्टी डायमेंशनल कहने का तो मतलब बहुआयामी। इसी से क्वेश्चन या इसके आसपास से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक और होमवर्क मैं आप लोग को दे दूं कि ये जितने भी चार जो नेशनल पार्क लिखे हुए हैं वो आप देख लेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, कौन सा स्टेट में क्या है। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या कहा गया वो देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में कहता है कि जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी आती है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर आप ये पहाड़ है, जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। अतः कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान में नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः उष्ण, उपोष्ण एवं ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने आप लोगों के लिए इमेज भी बना रखा है, ये देखिए। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे इसकी जलवायु देखो आप चेंज होती रही, पहले उष्ण रहती, फिर उपोष्ण रहती, शीतोष्ण रहती, फिर ध्रुवीय हो जाती। ओके, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एक में देश के प्राचीन शैल समूह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों कौन से राज्य में किस एक देश के प्राचीनतम शैल समूह पाए जाते हैं। असम में, असम लिखा गया है, असम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स कर्नाटक। यहाँ सी होनी चाहिए, सॉरी इट माय मिस्टेक, कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में जो है वो देश के प्राचीनतम शैल समूह पाए जाते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। पता है कि भारत की प्राचीनतम शैल समूह आर्कियन शैल समूह है। प्राचीनतम जो प्राचीन का जो प्रिमिटिव का जो शैल समूह है वो कब का है, आर्कियन शैल समूह का है। इस समूह की चट्टानें जो मुख्यतः कहाँ पे होती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। देखो आपसे ऐसे में क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जा सकता है कि आर्कियन शैल समूह झारखंड में पाए जाते हैं या नहीं। अपना उत्तर दे, चार ऑप्शन दे देंगे उसमें झारखंड भी एक रहेगा, तो उस समय आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। झारखंड एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पूरी राजस्थान में नहीं, दक्षिण और पूर्वी में, दैट मीन्स कहने का मतलब नॉर्थ टू ईस्ट में राजस्थान में भी पाए जाते हैं क्या, आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। आर्कियन शैल समूह जो होती है इसमें फोसिल्स का अभाव होता है, कमी होता है। क्यों होता है वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, या हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे उस समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इस समूह की चट्टानों का
मौलिक रूप नष्ट हो जाता है और अत्यधिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसके जो मौलिक जो रूप होती है वो नष्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म मतलब निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ सिंचाई परियोजना और इधर जिला लिखा हुआ, ओके। जैसे बरागी परियोजना, क्या ये जबलपुर में है? कादना परियोजना, क्या ये पंचमहल में है? या पोचम पाद परियोजना, क्या ये गुंटूर जिला में है? या फिर डी मालप्रभा परियोजना? तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सी जो है पोचम पाद परियोजना ये गुंटूर जिले में नहीं है, जबकि सारे जो हैं वो आपके सही ऑप्शन है। इससे आप याद करने के बरागी परियोजना कौन सा जिला में है, तो जबलपुर। कादना परियोजना कौन सा जिले में, पंचमहल में। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है, ओके। तो इस प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं। आइए इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में है निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के बीच दक्कन पैसेज अवस्थित है? दक्कन पैसेज अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, आप देख लें। निम्नलिखित युग्मों में से किसके बीच दक्कन पैसेज अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा लिटिल अंडमान, छोटा लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप समूह एवं छोटा लिटिल निकोबार द्वीप समूह, छोटा लिटिल निकोबार द्वीप समूह एवं बड़ा मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो 4 ऑप्शन है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को रिवीजन करना। आई विल गिव यू जस्ट ए सेकेंड। आइए इसका राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। जो दक्कन पैसेज है दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। इसकी मैंने एक इमेज भी लगा रखा है, व्याख्या देख लीजिए पहले। दक्कन पैसेज जो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है, ओके। इसको क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। ये देखिए इमेज मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है। थोड़ा मैं इसे स्क्रीन को छोटा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए क्या कहा है कि लिटिल अंडमान एवं किसके बीच है? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के द्वीप समूह के बीच में है 10 डिग्री चैनल। देखिए ये लिटिल है, ये आपको लिटिल दिख रहा होगा और ये निकोबार दिख रहा होगा, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। देखिए मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों को स्पेशली मैपिंग के लिए कुछ क्लासेस हम लोगों को करवाए जाते हैं, ओके। जहाँ से मैंने तैयारी किया, जिस चीज़ का तैयारी किया उस एग्ज़ाम में मैपिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा खासा मार्क्स वो दिलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो छोटा लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? अब शेल्फ क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है। विस्तृत मतलब लार्ज, विस्तृत मतलब लार्ज, ओके। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को फिर से एक बार ऑप्शन से आप रूबरू हो जाए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बी इज़ द राइट आंसर, गुजरात में, ओके दोस्तों। कहाँ पे है? गुजरात में। देखिए कि इसकी व्याख्या, भारत में गुजरात का महाद्वीपीय मगन तट सर्वाधिक चौड़ा है। भारत का जो गुजरात है ना, ये हिस्सा अगर आप मान लो, ये हिस्सा यहाँ पे गुजरात है, तो इसका जो महाद्वीपीय मगन तट जो है वो काफ़ी क्या है? चौड़ा है, जैसा कि आप मैप के माध्यम से भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों। भारत में छोड़े गए उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, मतलब एक सही सीरीज कौन सा है? भास्कर 2, IRS 1A,
कार्टोसेट इनसेट 1B। देखिए जितने भी सैटेलाइट ये छोड़े जाते हैं ना दोस्तों, कुछ मौसम के लिए, कुछ नेविगेशन के लिए, कुछ आर्मी के लिए, कुछ इसरो छोड़ता है, इसरो के लिए, मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे आपने PSLV और GSLV का नाम सुना होगा। तो इसका सही कर्म क्या है, यानी कि सबसे पहले भास्कर 2 भेजा था, या IRS 1A भेजा था, कार्टोसेट भेजा था, इनसेट 1B भेजा था। पी ऑप्शन में वही भास्कर 2, इनसेट 1B, IRS 1A, कार्टोसेट। सी में भी सी में IRS का मतलब दोस्तों इंडियन रीजनल सैटेलाइट 1A। ये 1A मतलब क्या होता है, वर्जन होता है। जैसे कि आप क्लास देखते होंगे कि कोई कहता है कि कोई सेक्शन A में है, कोई सेक्शन B में। अब जब A से Z तक चली जाती है सेक्शन, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया जाता है A1 A2। तो ये A1 A2 से आपको घबराना नहीं है, ये कोई बड़ा मंगल ग्रह से कुछ नहीं आया, ये वर्जन है। ओके, वर्जन है सैटेलाइट के। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। या फिर डी में इनसेट 1B, भास्कर 2, कार्टोसेट, IRS 1A। तो बी इज द राइट आंसर। जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन है। आइए क्या क्या, यानी कि भास्कर 2 को पहले भेजा गया था, फिर इनसेट को भेजा गया था, इंडियन सैटेलाइट को भेजा गया था, फिर IRS 1A को भेजा गया था, फिर कार्टोसेट को भेजा गया था। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है। भास्कर 1 को 1981 में, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देख ले। ओके, 1981 को भास्कर को लॉन्च किया गया था, इनसेट 1B को 1983, IRS 1A को 1988 में, और कार्टोसेट को 2005 में। तो ये आपका सही सीरीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों कि भू अभिनीति की संकल्पना के साथ किनके नामों को जोड़ा जाता है। जो भू अभिनीति का जो संकल्पना दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, वो किसने दिया था। तो आपको ऑप्शन हालांकि दिख ही गए होंगे। आंसर सी इज द राइट आंसर, हॉल एवं डाना। और दोस्तों जितने भी ये लिखे हुए साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए, और ये ज्योग्राफी के लिए काम करते हैं। ओके, चिंतन करते, मंथन करते हैं। तो पैंक और डेविस, उलरीज और मॉर्गन, हॉल एंड डाना एंड उलरीज एवं ला पिकोन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कहता है भूसंतानियाँ लंबी, सकरी तथा उथली जलीय भाग होती है। जो भूसन्नति जो होती है वो कैसा होता है, उसका करेक्टर कैसा होता है दोस्तों, तो वो सक्रिय होती है, लंबी होती है तथा उथली जलीय भाग होती है, जिनमें तल छट्टी जो होती है निक्षेप के साथ साथ तली में धसा हुआ होता है। इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हॉल एवं डाना के द्वारा किया गया था। ओके, किया गया अद्यपि, बल्कि भूसन्नति संकल्पना का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हॉन्ग ने किया था। देखो संकल्पना जो था ये बताया कौन था, सराहनीय जो प्रथम प्रयास जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। अभी आपने देखा डाना के, हॉल एवं डाना के द्वारा। लेकिन इसकी जो भूसन्नति संकल्पना का जो सिद्धांत दिया था वो हॉन्ग ने दिया था, परंतु इस संकल्पना का सूत्रपात हॉल एवं डाना के द्वारा किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, यारडांग बनने का प्रमुख कारण क्या होता है। यारडांग क्या होता है दोस्तों वो हम लोग देखेंगे, अभी आप लोग घबराएं ना। ओके, क्वेश्चन मार्क मैं इसे कर दे रहा हूँ। तो वायु द्वारा अपर्दन के कारण, वायु द्वारा निक्षेपण के कारण, वायु द्वारा परिवहन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यारडांग का जो प्रमुख कारण है इसका राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, वायु के द्वारा अपर्दन के कारण। देखिए इसकी व्याख्या पहले हम लोग देखते हैं। कहता है यारडांग का निर्माण जो होता है शुष्क प्रदेश में वायु की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। शुष्क प्रदेश, वहाँ की मौसम कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। इसका निर्माण तब होता है जब कठोर एवं मुलायम कीवर्ड की तरह आप इसको याद रखेंगे। चट्टानें लंबवत, यानी कि लंबवत एवं वैकल्पिक रूप से स्थित हो, लंबवत हो या वैकल्पिक रूप से स्थित हो। ऐसी स्थिति में कठोर चट्टानों की तुलना में मुलायम चट्टानों का अपर्दन अधिक तेजी से होता है। आखिर आप दो चीज़ पानी में डालेंगे, एक आप डाल दो डालडे का, या तो फिर एक स्टोन जो कठोर स्टोन है उसको डाल दो, या एक बालू का लड्डू, दोनों तालाब में जब डालेंगे या नदी में तो सबसे पहले कौन पिघलेगा, बालू। ठीक है,
तो जो कहता है कि ऐसी स्थिति में जो कठोर चट्टाने की तुलना, जो कठोर चट्टान होता है, मुलायम चट्टान का अपरदन अधिक तेजी से होता है, जबकि कठोर चट्टान का बहुत कम होता है, एवं एक उबड़े खाबड़ स्थल कृति का निर्माण होता है जिसे यार्ड डांग कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जेपीएससी पीटी आने वाला है, रिवेन्यू ऑफिसर का आने वाला है, एक्साइज कांस्टेबल का आ ही चुका है, जेएसएससी सीजीएल का भी आ चुका है। इसके साथ साथ जो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और विभिन्न तरह के एग्ज़ाम अदर स्टेट में या वनडे एग्ज़ाम में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आठ डांग से आप, या आठ डांग किसकी रूपांतरित ये है, ओके, रूपांतरित चीज़ें हैं। तो ये कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये जब ज़मीन जो होती है ना उबड़ खाबड़ हो जाती है ना, तब इसे क्या नाम दिया जाता है, यार्ड डांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी, नाइजर, नील, टाइबर। तो आप देखे होंगे डी इज़ द राइट आंसर। आपको आंसर दिख गया होगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे पूछे गए हैं। आपको मैं कोई झांसा नहीं दे रहा हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और जो बच्चे के पास क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और दिन प्रतिदिन अपने पीडीएफ को दिन प्रतिदिन मॉडिफाई कर रहा हूं। ओके, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? वो टाबायर नदी है। आपको होमवर्क ये है दोस्तों कि ये आप देखना आपको कि टाबायर नदी कहाँ पाई जाती है। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखिए, हम लोग देखते हैं, पहले व्याख्या देखेंगे। कहता है कि अग्रवर्ती डेल्टा को दंताकार डेल्टा भी कहा जाता है। देखो वनडे एग्जाम में या जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि दंताकार डेल्टा का एक और दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अग्रवर्ती डेल्टा। ओके, उसे अग्रवर्ती डेल्टा को दंताकार डेल्टा भी कहा जाता है। ये देखिए कहाँ पास, देखिए आपका होमवर्क सॉल्व हो गया दोस्तों। इट्स इमेजिन इटली की टरबाइन नदी, ये टरबाइन नदी कहाँ पे है दोस्तों? इटली में है। नदी का डेल्टा स्पेन की इर्बो नदी का डेल्टा आदि इसके उदाहरण हैं। टरबाइन नदी कहाँ पाया जाता है? इटली में। और स्पेन की इर्बो जो नदी है वो भी किसका उदाहरण है? अग्रवर्ती डेल्टा का उदाहरण है। कुछ अन्य प्रकार के डेल्टा निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि चापाकार डेल्टा जो है वो नाइजर, इरावती, सिंधु, मेकांग आदि नदियों का डेल्टा है। आपसे पूछा जाए कि चापाकार डेल्टा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो नाइजर में, इरावती में, सिंधु नदी में, मेकांग आदि नदियों का डेल्टा है। ओके, पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी की है? तो मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। और ज्वार नदमुखी डेल्टा कहाँ की है? तो सीन, ओब, विशुला आदि नदियों का डेल्टा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी महत्वपूर्ण हो, आपके लिए फलप्रद हो, आपके लिए एक फ्रूट्स का काम करे। ठीक है, आपको करना क्या है, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना है। ओके, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो सिर्फ वन लाइनर नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और वो भी मल्टी डायमेंशन में, यानी कि एक से एक ऑप्शन से 4 क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं वो आप देख चुके होंगे। कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि चापाकार डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं पंजाकार डेल्टा या ज्वानंद मुखी डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंधा घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भाई ये अंधा घाटी क्या है, पहले देख लो अंधा घाटी होती क्या है। मैंने एक फिगर लगा रखा है। ओके, देखिए अंधा घाटी कहने मतलब जो आपको दिखाई ना पड़ता हो। ओके, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इमेज लगा रखा है। ठीक है, अंधा घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा, या फिर नदी या समुद्री लहरें, या भूमिगत जल। तो डी इज़ द राइट आंसर। भूमिगत जल के कारण अंधा घाटी का निर्माण होता है। देखो भूमिगत, ये आपकी भूमि है मान के चलो। अब इसके नीचे से अगर पानी की फ्लो होती है, इसके नीचे से पानी की फ्लो होती है दोस्तों, तो कैसे पता चलेगा आपको?
यहाँ से फ्लो, तो ये तो अंधा घाटी ही हो गया ना, किसी को पता नहीं है। और वो जबकि क्या है, एक अंधा घाटी का रूप ले लिया। देखिए क्या होती है क्रस्ट प्रदेश। देखिए आप देख रहे होंगे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलकृति यानी कि अंधा घाटी जो होता है। क्रस्ट जो ऊपरी पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, आप लोग जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत ये पढ़े होंगे अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो आपको पता होगा। क्रस्ट प्रदेश में भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया के द्वारा अंधा घाटी का निर्माण होता है। जब वर्षा अधिक होती है एवं समस्त जल, पूरा जल विलय क्षेत्र के माध्यम से भूमिगत नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो जल विलयन क्षेत्र से आगे घाटी बनाकर प्रवाहित होने लगता है। अगर पूरी पानी अगर भूमि के अंतर्गत नहीं सोखा जाता है तो वो क्या करता है कि वो विलयन छिद्र से आगे घाटी बनाकर प्रवाहित होने लगता है। अन्यथा यह घाटी जो है वो सूखा रहती है, अतः इसे शुष्क नदी तल कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुष्क तल नदी घाटी किसे कहा जाता है, तो आप ये अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उसका आंसर भी कर पाएंगे। परंतु जब नदी विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तो छिद्र एवं उद्गम के बीच नदी घाटी गहरी हो जाती है। क्या कहता है कि विलयन क्षेत्र जहाँ पे समाप्त हो जाता है, जैसे कि पानी यहाँ ये कोई पहाड़ है, यहाँ से भूमिगत आ रही है और इसके नीचे छिद्र बंद हो गया। जब ये पानी जब नीचे गिरेगी दोस्तों सरफेस पे, तो ये क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। उद्गम के बीच नदी की घाटी गहरी हो जाती है एवं यह घाटी जो है वो क्रस्ट मैदान से काफ़ी नीची होती है। ऐसी घाटी को अंधा घाटी कहा जाता है। देखिए आप देख लेंगे इसे। तो आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मतलब मेरी उम्मीद है कि आपको इससे क्वेश्चन आएंगे JSS या जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उसके लिए आपको ये सेशन है जो है वो आपके लिए उपयोगी हो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।